नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो देन है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, इन तमाम जानकारी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने 7-8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से मैंने उनको पढ़ाया है, उनको कुछ विस्तार से भी पढ़ाया है। विस्तार से मैंने कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ाया है और बाकी को सब मैंने ट्रिक्स के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया है। बस शेष बचाता है ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की देन। तो इस वीडियो में इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो देन की बात करें तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोगों की बात की जाए तो मात्र देवी की उपासना किया करते थे। किसकी? मात्र देवी की उपासना करते थे। इसकी जानकारी की बात करें तो यहाँ से मोहरों से मात्र देवी का अंकन प्राप्त हुआ है। मोहरों से मात्र देवी का अंकन मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग, यानी उस समय के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना किया करते थे। और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती थी, की उपासना। इससे प्रतीत भी होता है कि यहाँ पर मूर्ति पूजा की उपासना भी की जाती थी। ये भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह भी की देन जो है वो कहाँ की है? सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह ये होता है। ये चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता की ये देन मानी जाती है। क्या? स्वास्तिक चिन्ह की, जिसका आज हम एक शुभ कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सूर्य उपासना यानी सूर्य के भी उपासक थे लोग, सूर्य की भी पूजा अर्चना करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और बात करें तो ये भी सूर्य उपासना की जो देन है वो की है सिंधु सभ्यता की। आज भी हम सूर्य उपासना करते हैं। बात कर लेते हैं और पीपल की पूजा ये भी किसकी देन है? वो भी सिंधु सभ्यता की देन है। आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं। तो ये देन किसकी है? सिंधु सभ्यता की देन है। और बात कर लेते हैं दोस्तों पशुपतिनाथ की पूजा। पशुपतिनाथ को आज हम महादेव या शिव के नाम से जाने जाते हैं, तो इसकी भी पूजा आज हम लिंग के रूप में करते हैं। तो ये किसकी देन है? ये भी सिंधु सभ्यता की देन है। और बात कर लेते हैं लिंग व योनि पूजा। ये भी किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की। आज हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, योनि की पूजा भी करते हैं। ये भी किसकी देन है? ये भी सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। अगली है जल की पूजा। ये भी किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। आज वर्तमान समय में हम जल की पूजा करते हैं। जल को देवता के रूप में, अन्य देवता जैसे सूर्य, पृथ्वी देवी, ऐसे पवन देवता, ऐसी जल को भी देवता के रूप में
पूजा जाता है। और ये भी किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। और बात कर लेते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर ध्यान से, प्राप्त मोहरों में ध्यान या ध्यान में लीन यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहरें हैं उस पर क्या है? मोहरों पर ध्यान में लीन 4 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है। ध्यान में लीन 4 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है। ये भी किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। जिस पे क्या, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ वृषभ या कहते हैं बैल को, हाथी गैंडा भैंसा, यानी इसके जो ध्यान में लीन जो 4 मुख वाला देवता है उसके चारों तरफ वृषभ, हाथी, गैंडा, भैंसा वो 2 हिरण मिलते हैं। किसके तरफ, कहाँ मिलते हैं? ध्यान में जो लीन 4 मुख वाला देवता है उसके चारों तरफ वृषभ यानी बैल, हाथी, गैंडा, भैंसा और 2 हिरण मिलते हैं। ये भी किसकी देन है? यानी कुल मिला के इसके चारों ओर ये देन है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके चारों तरफ कुल 7 जीव दिखाई देते हैं। कितने जीव? 7 जीव दिखाई देते हैं, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया। जिसे क्या गया? पशुपतिनाथ। जिसे पशुपतिनाथ कहा गया। उस देवता को क्या कहा गया था दोस्तों? पशुपतिनाथ कहा गया था। मोहरों पर, मोहनजोदड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुए उसमें ध्यान में जो लीन था 4 मुख वाला देवता का अंकन मिलता है। इसके चारों तरफ वृषभ, हाथी, गैंडा, भैंसा, 2 हिरण मिलते हैं, यानी कुल मिलाकर 7 जीव दिखाई देते हैं, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। बात करें दोस्तों इस पर 10 अक्षर अंकित हैं। इस पर 10 अक्षर अंकित हैं। इस पर 10 अक्षर अंकित हैं। किस पर? मोहरों पर। किस पर दोस्तों? मोहरों पर। इसको मार्शल महोदय ने इसे मार्शल महोदय ने आद्यतम, मार्शल महोदय ने आद्यतम या प्राचीनतम शिव की संज्ञा दी है। मार्शल महोदय ने क्या कहा था? इसको आद्यतम शिव की संज्ञा या प्राचीनतम शिव की संज्ञा दी है। किसको? पशुपतिनाथ को। तो दोस्तों और बात करें तो ये तो था सिंधु सभ्यता की देन के बारे में। तो जान लेते हैं वहाँ का जो आर्थिक जीवन था उस आर्थिक जीवन के बारे में। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब जान लेते हैं यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, वो किस तरह का व्यापार करते थे या कौन सा उद्योग धंधे चलाते थे, इसकी हम बात करेंगे। तो आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक
जीवन। बात करें तो दोस्तों यहाँ के लोग व्यापार में वस्तु विनिमय होता था। व्यापार कैसे होता था? व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय से आशय है यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। माना का जैसे मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कपड़े लेने हैं और मेरे पास है अनाज, तो मैं उससे कपड़े ले लेता हूँ, कपड़े के मूल्य के आधार पर मैं उसको अनाज दे देता हूँ, यानी एक चीज़ की अदला बदली करना, तो वही कहलाता है वस्तु विनिमय। तो वस्तु व्यापार किस तरह होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। यानी हमारे यहाँ के लोग यानी सिंधु सभ्यता घाटी के लोग यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर ले जाते थे, उसके बदले मोहरें वगैरह या सोना चांदी लाते थे। और बात करें तो यहाँ से धातु की मोहरों का प्रयोग नहीं होता था। धातु की मोहरों का प्रयोग नहीं होता था। किसका होता था फिर? अरे सैल खड़ी से निर्मित मोहरें होती थी। मोहरें किससे बनी होती थी? सैल खड़ी से निर्मित होती थी। तो ये बात करें लोथल से, लोथल की बात करें तो लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ की? फारस की मोहरें प्राप्त। और बात करें दोस्तों कालीबंगा की, तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें, जो मैंने बता दिया था आपको, जो मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरें के समान थी। कालीबंगा से बेलनाकार जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समान थी। ऐसा लगता है कि कालीबंगा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था। और इन दोनों से जो आपस में, तो इससे सिद्ध होता है, होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशों में व्यापार करते थे। इससे पता चला कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बाहर भी यानी विदेशों में भी व्यापार करते थे। और बात कर लेते हैं तो यहाँ 3 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। 3 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक तो बात कर लेता हूँ, एक तो है वर्गाकार मोहरें। और बात कर लेते हैं, और ये मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक, इस तरह की मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो कैसी, कितनी हैं? सर्वाधिक। और ये सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दूसरी की बात कर लेते हैं तो वो प्राप्त हुई हैं वृत्ताकार, इसको कहें गोलाकार मोहरें प्राप्त। बात कर लेते हैं तीसरी की, तो तीसरी को आपको पता ही चल रहा होगा, आयताकार मोहरें। यानी 3 तरह की मोहरें, वर्गाकार, वृत्ताकार और आयताकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और प्राप्त जान लेते हैं इसके बारे में। मोहरों के जो अंकन की बात करें, मोहरों
पर अंकन, यानी मोहरों पर किस चीज़ का अंकन होता था। तो चीज़ की बात करें तो एक श्रृंगी बैल का, एक श्रृंगी यानी एक सींग बैल और ऋण का अंकन मिलता है जो सर्वाधिक मोहरों पर प्राप्त हुआ है। यानी एक सींग वाली बैल या ऋण पर मोहरों पर अंकन सर्वाधिक देखने को मिलता है। या फिर बात करें दूसरे कुबड़ वाला बैल, कुबड़दार बैल का अंकन मिलता है मोहरों पर, जिसमें वृषभ, गैंडा, पशुपतिनाथ, वृषभ, गैंडा और पशुपति नाथ का भी अंकन मिलता है। और बात करें दोस्तों पर तो यहाँ मातृ देवी का भी अंकन मिलता है। किससे प्राप्त होता है, यानी मोहरों पर बात करें तो एक श्रृंगी बैल या ऋण का सर्वाधिक अंकन मिलता है। और बात करें कुबड़दार बैल, वृषभ, गैंडा, पशुपतिनाथ का भी अंकन मिलता है और मातृ देवी का अंकन भी मिलता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से फसलों की बात करें तो यहाँ से 9 प्रकार की फसल प्राप्त होती है। 9 प्रकार की प्रमुख फसलें, 9 प्रकार की प्रमुख फसलें होती थी। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की, जिसमें चावल की कितनी किस्म थी? 3 किस्म। चावल की 3 किस्म पैदा होती थी। बात करें जौ की तो दूसरे नंबर पर थी जौ, जिसकी 2 किस्म, यानी 9 प्रकार की जो प्रमुख फसलें हुआ करती, जिसमें चावल की 3 किस्म, जौ की 2 किस्म पाई जाती थी। और बात करें दोस्तों फसल काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था। हाशिए का प्रयोग किया जाता था जो पत्थर से निर्मित था। यानी पत्थर से निर्मित जो एक तरह का औजार बनाया था, इसका हाशिया कहते हैं। आज वर्तमान समय में हमारे गांव के लोग या किसान लोग लोहे के हाशिया बनवाते हैं फसल काटने के लिए। उस समय पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, नोट लगा सकते हैं आप। सिंधु सभ्यता के लोग रागी से परिचित नहीं थे, यानी रागी से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। और बात करें दोस्तों यहाँ से किस स्थान से क्या चीज़ भारत के लोग खरीदते थे या आयात करते थे, तो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जान लेते हैं एक तरफ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से आयात की जाती थी इसके बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं एक तरफ लिख लेते हैं आयातित वस्तुएं और एक तरफ लिख देते हैं स्थल। आयातित वस्तुएं एक तरफ लिख देते हैं स्थल। तो बात करें टिन और चांदी की। टिन और चांदी का आयात किया जाता था कहाँ से दोस्तों? अफ़गान और ईरान से। टिन और चांदी का आयात कहाँ से किया जाता था?
अफ़गानिस्तान या ईरान से किया जाता था। तांबे की बात करें दोस्तों तो तांबा आपको पता ही है, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो ये प्राप्त आज भी होता है राजस्थान में सर्वाधिक, और वो होता है खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से तांबे का आयात किया जाता था। बात करें सोना की बात करें तो सोना प्राप्त होता था वर्तमान उस समय में, तो वो होता था ईरान, अफ़गान और दक्षिण भारत से आया था। जैसे कर्नाटक की कोलार खान, इस तरह से वहाँ से प्राप्त होता था। बात करें दोस्तों सैल खड़ी की बात करें तो सैल खड़ी का जो आयात किया जाता था वो राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से किया जाता था। राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से किया जाता था। किसका? सैल खड़ी का। और बात करें दोस्तों शिलाजीत की, तो शिलाजीत की बात करें, शिलाजीत एक तरह का फल था और इसका जो आयात किया जाता था दोस्तों वो किया जाता था हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। और बात करें दोस्तों लाजवर्थ, ये होता था दोस्तों कीमती पत्थर, और इसका आयात किया था दोस्तों अफ़गान से। कहाँ से किया था दोस्तों? अफ़गान से। तो बात करते हैं दोस्तों आयात वस्तु हैं, तो टिन और चांदी का आयात अफ़गान और ईरान से किया जाता था। तांबा का खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। सोना का ईरान, अफ़गान और दक्षिण भारत से। सैल खड़ी का राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से। शिलाजीत का हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से किया जाता था। और लाजवर्थ की बात करें यानी कीमती पत्थर की बात करें तो ये अफ़गान से प्राप्त किया जाता था, यानी आयात किया जाता था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। कुछ तथ्य बचे हैं इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें जो तथ्य हैं, तो यहाँ की समाज की बात करें तो यहाँ के समाज के लोग मातृसत्तात्मक थे, यानी माता को मानने वाले थे। यानी समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, यानी माता के वंश को आगे बढ़ाते थे। वर्तमान में कैसा कौन सा है? पितृसत्तात्मक, और उस समय में क्या था? मातृसत्तात्मक था। और यहाँ से मातृदेवी की मृणमयी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका अंकन सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर अंकन मिलता है। यानी मातृ देवी की मृणमयी मूर्ति प्राप्ति है जिसका सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर अंकन मिलता है। और यहाँ से बात करें तो यहाँ से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, यानी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। और यहाँ के लोग की बात करें तो यहाँ के लोग शांति प्रिय थे
और संघर्ष का कोई क्या बोलते हैं सॉरी हाँ, संघर्ष का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ से संघर्ष का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से ये लोग लोह से अपरिचित थे। और बात करें यहाँ से तलवार के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ घोड़े से यहाँ के लोग जो थे घोड़े से अपरिचित थे। और बात करें दोस्तों यहाँ से 3 प्रकार के समाधान का भी मिला था, जिनका सिर कुणाल से। और बात करें कुणाल और ये पड़ता है हरियाणा। और यहाँ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। कितने? चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। बात करें हाल ही की तो भर्राने से स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। और भर्राना नवीनतम स्थल माना जाता है, जिसकी खोज जून 2016 में हुई। यानी भर्राना को सबसे नवीनतम स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इसकी खोज 2016 में हुई थी। रोजदी, और बात कर लेते हैं रोजदी, ये पड़ता है गुजरात। हाथी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं तो समाज मातृसत्तात्मक था और मातृ देवी की मणिमूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका मोहरों पर अंकन मिलता है। यहाँ से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे, यानी कोई संघर्ष का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोहे से अपरिचित थे, तलवार के से कोई साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। घोड़े से अपरिचित थे। कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। भर्राना से स्वर्ण आभूषण यानी जेवरात प्राप्त हुए हैं। और भर्राना जो है वो एक नवीनतम स्थल माना जाता है, जिसकी खोज जून 2016 में हुई थी। रोजदी गुजरात से हाथी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सभी से एक ही गुजारिश है मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। मिलेंगे दोस्तों आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।